आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैं RO के PYQ के सब्जेक्ट के EVS अर्थात एनवायरमेंटल स्टडी के, ठीक है। पर्यावरण पारिस्थितिकी के जितने भी PYQ आए हैं RO में वो सब हम लोग देखेंगे, वो चाहे उत्तराखंड से संबंधित हो या फिर यूपी से संबंधित हो, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी को कम करना, ठीक है। धारणीय विकास जो है पर्यावरण से संबंधित है। वातानुकूल जो है पर्यावरण से संबंधित है। कागज़ के थैलों का प्रयोग करना भी पर्यावरण से संबंधित है, बट गरीबी को कम करना डायरेक्टली जो है पर्यावरण से संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। W.L. थॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 का है दोस्तों, 1986 में ये पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील का शहर है, और ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है ना। 2012 में इसकी दोबारा बैठक हुई थी, कहाँ पर? पुनः रियो डी जेनेरियो में ही हुई थी, जो कि ब्राज़ील में शहर है। तो इसको क्या बोल दिया था? रियो +20, क्योंकि 20 साल बाद हुई थी, ठीक है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन का 2022 का जो आयोजन है वो स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया है, ठीक। अर्थात रियो प्लस कितना बोल सकते हैं? 30, ठीक है। वो कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबको पता है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPA का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला क्वेश्चन, अभिकथन दिया है, कार्ड दिया है। अभिकथन है, जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, और कार्ड दिया है, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। दोस्तों, पुनः निवेश क्यों नहीं हो सकता है? पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः निवेश नए पदार्थों का नहीं हो सकता। ये गलत यहाँ पर कथन दे रहा है, अर्थात A सही है और R कैसा है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A सही है, R गलत है, ठीक है। आंसर C हो जाएगा इसका। यह एक खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है, इसमें पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इसको हम पारिस्थितिकी पदछाप बोलते हैं, इसको हम भूमंडलीय हेक्टेयर में नापते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारितंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैवमंडल। जैवमंडल जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, और इसको जो है फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं बायोटिक में, और किस में डिवाइड कर देते हैं? एबायोटिक में, ठीक है, जैविक और अजैविक में, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको भी हम जो है फर्दर डिवाइड करते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है? घटती उत्पादकता के क्रम में, ठीक है। उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पहले तो आप ये बताइए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी वहाँ होगी जहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगा? ट्रांजिशन होगा दोस्तों, ठीक है। और ट्रांजिशन का मतलब क्या है? संक्रमण क्षेत्र। जो संक्रमण क्षेत्र होगा पर्यावरण में, वहाँ सबसे ज़्यादा जो है उत्पादकता पाई जाएगी, प्रोडक्टिविटी पाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ अगर लैंड है, ठीक है, ये क्या है? ज़मीन है, और इस तरफ है तालाब, ठीक है, यहाँ तालाब है। तो ज़मीन और तालाब के बीच कोई ऐसी दलदली भूमि, ये क्या कहलाएगी? संक्रमणकालीन क्षेत्र कहलाएगी, संक्रमण क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। ये संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ क्या पाएगा सबसे ज़्यादा? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है ना। और जैव विविधता जहाँ सबसे ज़्यादा होगी वहाँ ऑटोमेटिक उत्पादकता सबसे अधिक हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक। तो इस समय अगर इसका आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? मैंग्रोव सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? आपको ये पता है? मैंग्रोव जो है दलदली भूमि में पाई जाते हैं, जो कैसी होती है? स्थल और जल के बीच की भूमि होती है, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? दलदली भूमि, जहाँ थोड़ा सा स्थल भी पाया जाएगा और थोड़ा सा जल भी पाया जाएगा, वो क्या होता है? दलदली भूमि, और वहाँ पर जो है मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है उत्पादकता कहाँ होगी? मैंग्रोव में, फिर उसके बाद घास स्थल में, उसके बाद झील में, उसके बाद महासागर में। महासागर में उत्पादकता सबसे कम होगी, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है? तो स्थलीय पारितंत्र का उपभाग कौन सा नहीं होगा? सागरीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B, क्योंकि स्थल की बात हो रहा है ना, और ये किसका भाग है? जलीय पारितंत्र का, जलीय पारितंत्र।
ठीक। इसलिए पारितंत्र के कौन कौन से भाग हैं? पर्वत, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक कैसा होता है? स्थिर पारितंत्र होता है। ये एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो कौन से कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? अगर हम लकड़ी को काटेंगे तो जो है पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा। सामाजिक वानिकी से नहीं बिगड़ेगा, वनारोपण से नहीं बिगड़ेगा, वन महोत्सव से नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। ये सभी कैसे हैं? पर्यावरण के हित में किए गए कार्य हैं, ठीक है। लेकिन लकड़ी काटना ये पर्यावरण के हित में नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? मदद नहीं करता है ये बोल रहा है। तो वनों को काटना जो है ऑब्वियस सी बात है पारिस्थितिकी का संतुलन बिगाड़ता है, ना कि बनाए रखता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि उच्चतम पोषण स्तर क्या है? उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है ना। सर्वाहारी, जो भी विकल्प दिए गए हैं उन सब में ये रहेगा। सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक आता है ना, प्रोड्यूसर। फिर क्या आएगा? प्राथमिक उत्पादक आएंगे, सॉरी प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर द्वितीयक, और फिर उसके बाद तृतीयक, ठीक है। और यही जो क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है, ठीक है ना। अंतिम रूप से जो भी चीज़ें हैं वो सूरज के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि हम जो है इनडायरेक्टली किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। और पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, जो कि अपना भोजन किससे बनाते हैं? सौर ऊर्जा से बनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करते हैं? तो बिचौलिया मतलब मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाते हैं? मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाती है? इंटरमीडिएट कौन होता है? तो वो होते हैं उत्पादक। क्योंकि उत्पादक जो है अर्थात हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जो है सूर्य की रोशनी में बनाते हैं स्वयं, और उसके बाद ये इनडायरेक्टली जितने भी पोषण स्तर हैं उनके लिए मदद करते हैं भोजन की भूमिका निभाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं कहा जाता है। इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि ये अत्यधिक जल की जो है खपत करता है, और इसीलिए जो है इसे पर्यावरण शत्रु के रूप में भी देखा जाता है। जो यूकेलिप्टस है उसमें पानी जो है बहुत लगाना पड़ता है, तब जाके ये, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जहाँ उगता है वहाँ ये पानी का बहुत अधिक जो है ग्रहण करता है, तो इसे पर्यावरण शत्रु के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैव वानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन है, गलत। इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन नहीं है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ये देखिए, बायो शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन, ठीक है। और जो नोमिक्स है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? नोमोस से ये लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ है नियम। तो अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये बनेगा जीवन के नियम, ना कि जीवन का प्रबंधन। तो ये इसका कथन गलत हो जाएगा। यह पारिस्थितिकी के पर्याय के रूप में होता है, ये कथन सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो कि मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ये एकदम सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात ये ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। एकदम सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए, जो सुपोषी होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो जो है उत्पादन स्तर पर क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। जबकि जो द्वितीयक उत्पादकता होती है, इसके संदर्भ में क्या कहा गया है कि ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, अर्थात ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये किस पर निर्भर रहते हैं? ये जो है प्राथमिक उत्पादकता पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक संगठकों के 2 प्रमुख भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? सपोषी संगठक और परपोषी संगठक। जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स होते हैं वो अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, तो वहीं परपोषी संगठक होते हैं वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जो है अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? तो जो ऊर्जा का स्तर है वो जो है घटता चला जाता है। अगर आपने 10% का नियम पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें जो है क्या बताया जाता है, जो कि लिंडमान ने दिया था कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा की जो मात्रा है ना, वो कैसी होती चली जाती है? कम होती चली जाती है ना। ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जो सबसे टॉप पे होगा, जो मांसाहारी है, जो टॉप पे रहेगा, उसके पास सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, उसे सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक। ये देखिए, शीर्ष पोषण स्तर के मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने किया था, बिल्कुल सही बात है, 1935 में किया था इस शब्द का प्रयोग उन्होंने। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें सुपोषित कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग स्वयं करते हैं। उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, और उपभोक्ता जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कैसे अपना भोजन बनाते हैं, ये तो गलत है ना। उपभोक्ता किस पर निर्भर करते हैं, उत्पादक पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। जस्ट अपोजिट सेंटेंस लिखा है, वियोजक जो है कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, और कौन सा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2, ठीक है। वियोजक जो है कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन, कथन दिए गए हैं, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अगला कथन है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है, आर सही है। क्यों? जो पारिस्थितिकी विविध अवयव हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। और मानव क्रियाओं से वातावरण बिल्कुल प्रभावित होता है, ठीक है। तो आर गलत, ए गलत है, आर सही है। अब हम लोग जैव विविधता के टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ेंगे। तो जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, जैव विविधता जो है, हमेशा विविधता शब्द याद रखिए, विविधता मतलब भिन्न भिन्न प्रजातियों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, ठीक है, वो किसको संबोधित कर रही है, वो जो है जैव विविधता को संबोधित कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये देखिए, जैव विविधता में जो अल्फा, बीटा और गामा है, ये नामक क्या पाई जाती हैं, ये श्रेणियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। और जैव विविधता शब्द की जो संकल्पना है वो सबसे पहले किसने दी थी, विटेकर ने दी थी 1960 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था 2003 में, किया गया था चेन्नई में, ठीक है। ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा लाया गया था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी, बस 2003 में। उसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखना है ये यूनेस्को द्वारा प्रमाणित पूछा गया है, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है, मन्नार की खाड़ी है, ठीक। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से बृहत्तम जैव मंडलीय निधि मन्नार की खाड़ी है, जबकि भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व में यह क्षेत्रफल की दृष्टि कैसा है, दूसरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडलीय निधि जो है कच्छ का रण है, अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, यूनेस्को द्वारा नहीं, केवल भारत के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण है, ठीक। और अगर यूनेस्को द्वारा प्रमाणित सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वो कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, वर्ष 2002 में पारित किया गया था, और 2003 को जो है इसे सहमति प्रदान मिली थी। तो ये पारित कब किया गया था, 2002 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र की स्थापना की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई में। चेन्नई में जो है नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार ने जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ की स्थापना की थी। और ये जो है इसी के साथ चेन्नई में एनबीए की भी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की। और ये किस लिए है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे, मतलब कॉप जो है 10 पूछ रहा है, ये कहाँ पर हुआ था, तो कॉप 10 जो है नगोया में हुआ था, और नगोया प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो है जैव विविधता पर पूछ रहा है ना, जो आपको पता होना चाहिए भी कॉन्फ्रेंस होते हैं कॉप से संबंधित, वो जो है 3 कैटेगरी में बटे होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। तो बात है 1992 की, उस टाइम हुआ था अर्थ समिट, ठीक है ना। और इसको जो है अलग अलग नामों से भी जानते हैं हम, रियो समिट भी इसको बोल देते हैं, और इसको जो है हम UNCED भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कब हुई थी, 1992 में हुई थी। और यहाँ पर जो है कुछ डिक्लेरेशन हुए थे। तो पहला डिक्लेरेशन जो हुआ था उसका नाम है रियो डिक्लेरेशन, ठीक है। और जो दूसरा डिक्लेरेशन हुआ था वो हुआ था एजेंडा 21, 21वीं सदी के लिए जो है कुछ एजेंडा लेके आने थे, वही लाए गए थे यहाँ पर। और उसके बाद जो है 3 रियो कन्वेंशन हुए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो है एक फैसिलिटी की स्थापना हुई थी जिसका नाम था ग्लोबल एनवायरनमेंट
फैसिलिटी, ठीक, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं GEF, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हुई थी यहाँ पर 1992 में। हमको जो पढ़ना है वो ये इंपॉर्टेंट है। 3 रियो कन्वेंशंस हुए थे यहाँ पर, और जो है तीनों के नाम हमको पढ़ने हैं। ये देखिए, पहला हुआ था UNFCCC के द्वारा, UNFCCC के द्वारा। दूसरा हुआ था UNCBD, और तीसरा हुआ था UNCCD। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन सब की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म, ये इसकी और ये इसकी। इन सब की जो है कॉन्फ्रेंस होती हैं, बैठकें होती हैं। इन सब की क्या होती हैं, इन सब की बैठकें होती हैं, और इन बैठकों को बोला जाता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है। और ये हर साल, जैसे ये है जो UNFCCC की बैठक है, ये हर साल होती है दोस्तों, हर साल इसकी बैठक होगी, ठीक है। तो अगर हम UNCBD की बात करें और UNCCD की बात करें, तो इन दोनों की जो बैठकें हैं, ये साल में 2 बार होती हैं, मतलब हर दूसरे साल पे होती हैं। ये जो है बैठकें हर दूसरे साल पर होती हैं, ठीक है, हर दूसरे साल पर होती हैं, ठीक, ध्यान रखना है। तो ये जो है UNFCCC, इसकी साल में कितनी बार होगी, हर साल बैठक होगी, ठीक है, एक बार। और जो UNCBD है और UNCCD है, ठीक है, इनकी जो है हर दूसरे साल बैठक होगी, मतलब 2 साल में एक बार बैठक होगी, ठीक है। तो इन सबको हमें ध्यान रखना है। अगर लेटेस्ट की बात करें तो जो ये है UNFCCC, इसकी लेटेस्ट बैठक कहाँ हुई थी, है COP29 है, ठीक है। और ये हुई थी अजरबैजान में, ठीक है। एक स्थान है बाकू, वहाँ पर, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहीं पर हुई थी। और अगर हम बात करें CBD की, ठीक है, CBD की, UNCBD, तो ये कहाँ हुई थी, तो ये जो है हर दूसरे साल पे होती है, ठीक है। ये 2024 में हुई थी, और कॉन्फ्रेंस का नाम था COP16, ठीक है। और अब कहाँ होगी आगे, उसकी बात भी करेंगे, पहले हम ये सारे देख लेते हैं। और UNCCD जो है वो हुई थी 2024 में ही, ठीक है। और ये, इसको हमने बोला था COP16, ठीक, इनको COP16 बोला था। अब हम ये देख लेते हैं कि आगे होंगी कहाँ। तो जो COP अगली है, COP30, ये कहाँ होगी, ये होगी ब्राज़ील में, बेलेम स्थान पे, बेलेम, ब्राज़ील, ठीक है। कब होगी ये, 2026 में। ये जितने भी यहाँ होंगी, ये सब कब होंगी, 2026 में, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी CBD की ये कहाँ होगी, मंगोलिया में। अभी प्रस्तावित नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि मंगोलिया में होने के चांस है, ठीक है, बात चल रही है यहाँ पर, ठीक, संभावना, ठीक है, 2026 में होने की। और ये जो है CCD, ये जो है आर्मेनिया में होने की संभावना है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ। आपको याद इतना रखना है कि जो COP29 है ये अजरबैजान बाकू में हुई थी, और जो COP30 है वो ब्राज़ील के बेलेम में होने वाली है, इतना ध्यान रखना है। CBD के लिए आपको ध्यान नहीं रखना है कि ये कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये छोड़िए आप, ठीक है। तो इतना याद रख लीजिए कि जो CBD है 2024 की COP16, तो ये हुई कहाँ थी, तो ये जो है काली में हुई थी, काली, ठीक है। और ये काली एक जगह का नाम है, ठीक, वहाँ पर हुई थी ये। और उसके बाद जो UNCCD है ये कहाँ हुई थी, तो ये रियाद में हुई थी 2024 में, ठीक है, ठीक। बस इतना याद रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। ये चीज़ तो आप भूल ही जाइए, ठीक है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, कहाँ पे प्रस्तावित है कहाँ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। UNFCCC, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि 1992 में क्या क्या हुआ था और कितने कन्फ्रेंस हुए थे, ठीक है, कन्वेंशन हुए थे, और उनकी जो है बैठकें हर साल या हर 2 साल में होती हैं। तो कहाँ कहाँ होती हैं, अभी जब भी आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो वहाँ हमेशा ध्यान रखना, जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो
UNFCCC के बारे में है या CBD के बारे में है या CCD के बारे में है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। और जहाँ तक जो चर्चा में रहती है वो कौन सी रहती है, UNFCCC रहती है। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वो भी UNFCCC के अंतर्गत ही हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, जैव विविधता पर। ये देखिए जैव विविधता लिखा है ना, अतः इसका मतलब क्या है, CBD की बात कर रहा है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, ठीक। तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन पूछ रहा है, ये 2010 की बात है। ये हमेशा करंट के ही क्वेश्चन पूछेगा, जब भी जो सम्मेलन होगा उस टाइम के ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ज़्यादा पुराने नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ, जो फेमस है उनको याद रखिएगा। जैसे 2010 का ये 10वां सम्मेलन जो है बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ नगोया प्रोटोकॉल भी हुआ था, ठीक है। और ये हुआ कहाँ, नगोया जापान में हुआ था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि COP15 का आयोजन कहाँ हुआ था, जो 2020 में हुआ था। ये कुनमिंग चीन में किया गया था। ये तो पुराना है, ठीक। और ये जो अभी मतलब लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो COP16 हुआ था। ये देखिए COP16 कहाँ हुआ था, कैली में। और ये कैली कौन सी जगह है, कोलंबिया में है, ठीक। अगला जो सेशन है वो इटली में प्रस्ताव, मतलब इसी टाइम पे 2024 में 2 सेशन हुए थे दोस्तों। एक कैली कोलंबिया में हुआ था और सेकंड सेशन जो है इटली में हुआ था। अगला कहाँ प्रस्तावित है, तो अगला प्रस्तावित है COP17 आर्मेनिया में प्रस्तावित है, ठीक। ध्यान रखना है इसको। हालांकि इतना पूछेगा नहीं CBD के बारे में, हमेशा पूछेगा किसके बारे में, UNFCCC के बारे में, जिसकी अगली बैठक कहाँ होने वाली है बताइए आप लोग। अभी मैंने बताया था उसकी अगली बैठक जो है बेलेम में होने वाली है, ब्राज़ील में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। तो हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, जहां सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ऐसे भारत में केवल 4 ही क्षेत्र हैं। वो 4 क्षेत्रों के नाम कौन कौन से हैं, पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय श्रृंखला, तीसरा है म्यांमार भारत सीमा और चौथा है सुंडालैंड, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात ये है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भारत म्यांमार सीमा वाला जो क्षेत्र है, और सुंडालैंड जो है उसी का भाग है, ठीक है। कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन्हीं दोनों के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत और इसके अंतर्गत, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 ईस्वी में। और इसका मतलब क्या है कि जातियों की पर्याप्तता एवं स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है इन स्थानों पर, ठीक है। साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट भी बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर इसमें से देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी हिमालय। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, तो इसका आंसर अगेन क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। दिए गए ऑप्शनों में ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है पूछा है, ठीक है। कौन कौन से हैं, ये जो है बस 2008 में लाए गए थे, ठीक है। और इनकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए 2008 में लाए गए थे, NAPCC जारी की गई थी, ठीक है, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, ठीक। तो उनको याद रखने की ट्रिक क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये देख लेते हैं। इसका आंसर है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जो है आणविक ऊर्जा सम्मिलित नहीं है, बाकी सौर शक्ति शामिल है, ठीक है। अपशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन शामिल है, वनरोपण शामिल है। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, वो ये है, ये देखिए, इसको याद रखिए आप। सहवाग के शॉर्ट्स देख के क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एस से क्या हो जाएगा, सोलर मिशन हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा, एनर्जी एफिशिएंसी हो जाएगी। और एच से क्या हो जाएगा, हैबिटाट हो जाएगा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट। और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, नेशनल वाटर मिशन हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जी से क्या हो जाएगा, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। एंड के से क्या हो जाएगा, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज। नॉलेज वाला वर्ड जो है वो कीवर्ड है, फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक। ई से क्या हो जाएगा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम पर याद रखिए। और क्लाइमेट चेंज जो है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। तो ये कुल 8 प्रकार के जो है मिशन लाए गए थे। इनमें से कोई एक दे देगा और बाकी जो है आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और इन सबको भी अलग अलग वर्ष में शुरुआत किया गया था। बहुत ही डीपली अगर पूछेगा तो ये फिर बहुत डीप क्वेश्चन बनेगा कि इसको कब स्टार्ट किया गया था, इसको कब, इसको कब, इसको कब, ठीक। पहले तो आप इन सबको याद कर लीजिए। ये 8 के 8 मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2008, जो कि अभी हमने बताया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी CDM के लिए सत्य नहीं है। CDM का मतलब क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। CDM की फुल फॉर्म है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो इसके लिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, निषेध नहीं करता है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लाया ही इसलिए गया था ताकि जो पूंजीवादी देश हैं, ठीक है, जहाँ पर अधिक पूंजी है, वो जो है विकासशील राष्ट्रों की मदद कर सके, विकासशील राष्ट्रों की
मदद करें, ठीक है, इसीलिए लाया गया था क्या, CDM। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन ये देखिए, CDM क्लाइमेट डेवलपमेंट मैकेनिज्म हरित गृह उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है और इसमें इसके अंदर क्या किया जाता है, वनीकरण, कार्बन सिंक एवं कार्बन न्यूनीकरण को से संबंधित परियोजनाएं शामिल की जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सभी जितनी भी गैस हैं ये CO2, CFC और मीथेन CH4 ये सभी क्या है, हरित गृह गैसें हैं, ठीक है। जलवाष्प भी एक हरित गृह गैस है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब क्या है, हरित गृह गैसें हैं। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या क्या हो जाता है। पहला कदम कह रहा है सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सार्वभौमिक संपर्क का मतलब है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क अच्छे से कर पाएगा, मतलब यूनिवर्सली जो संपर्क क्षमता है वो अच्छी हो जाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हिम नदी द्रवीभूत होने लगेगी, ये बात सही है, जो बर्फ़ है ना वो पिघलने लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो है समय से पूर्व आम में बौर आने लगेगा, ये बात भी ठीक है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, वो भी ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4 बी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, सिंगापुर सरकार ने ऐसी घोषणा की थी 2018 में, और ये देश का मतलब पूरे विश्व का ऐसा पहला देश बन गया था जहाँ कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी। किस लिए, क्योंकि ये जो है ग्रीन हाउस गैस में कटौती करने के लिए इसका प्रयास किया गया था इसके द्वारा, ठीक है। ओजोन परत क्षरण में पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, सबको पता है, समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, ओजोन जो है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है गुड ओजोन, ठीक है, और एक कौन सी होती है, बैड ओजोन, ठीक। तो जो गुड ओजोन है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक, समताप मंडल में। और जो बैड ओजोन है ये पाई जाती है कहाँ, क्षोभ मंडल में, ध्यान रखना है। ये जो है हम लोगों के लिए हानिकारक है, कौन सी, बैड ओजोन। गुड ओजोन जो है अच्छी है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, हानिकारक पराबैंगनी किरणें, उनको रोकने का कार्य करती है, कौन सी, गुड ओजोन, ठीक। ये देखिए, समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर ये पाई जाती है और ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। अगला क्वेश्चन, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है, तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है भाई, ओजोन जो है जैविक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, ये बात सही है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, ये कथन भी कैसा है, सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ओजोन जो है पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वन्य एवं वन्यजीव के बारे में, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को हम मानसूनी वन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। और मानसूनी वन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, एशिया में। ये देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। इनमें जो है वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, ये ध्यान रखना है, और वर्ष में एक बार ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है 0 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं, अर्थात विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक, विषुवत रेखा के समीप पाए जाएंगे ऐसे वन। और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सबसे सर्वाधिक जो क्या होती है, वर्षा भी होती है, और जो है सर्वाधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर भी पाया जाता है इसी क्षेत्र में, ठीक है। तो पादपों की सर्वाधिक प्रजातियाँ यहीं पाई जाएंगी, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, तो गोदावरी नदी के डेल्टा पर कौन सा अवस्थित है, उसका आंसर हो जाएगा कोरिंगा। देखिए, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, किससे पूछा गया है, मैंग्रोव के क्षेत्र से। तो मैंग्रोव के क्षेत्र मैंने यहाँ जो है दे रखे हैं, इनको आप जो है चाहो तो याद कर लो, ठीक है। ये देखो, एक एक करके बताते हैं। मैंग्रोव पहले तो आप ऑब्जर्व करो मैप में कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, तो मैंग्रोव देखो इस एरिया में पाया जा रहा है, गुजरात से लेके ये जो महाराष्ट्र, केरल हो गया, ठीक है, और कर्नाटका हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इस रीजन में पाया जाता है, केवल इसी रीजन में, ठीक है। इसके अलावा तो कहीं नहीं है ना ऊपर, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है कि जो मैंग्रोव है उसका एरिया कहाँ कहाँ है, पहले तो इसको ऑब्जर्व कर लो अच्छे से मैप में। अब हम देखते हैं, वेस्ट बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा सुंदरबन में है, ठीक है, मैंग्रोव। उसके बाद अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन सा है, सुवर्ण रेखा में पाया जाता है, फिर धर्मा में पाया जाता है, फिर भितरकनिका में पाया जाता है, महानदी में पाए जाते हैं और चिल्का में पाए जाते हैं, ये कहाँ है, उड़ीसा में। अब अगर हम बात करें
ये आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी हो गया, कोरिंगा एक जगह है वहाँ हो गया, और कृष्णा में हो गया, ठीक। तो देखो वही क्वेश्चन पूछा है ना, कोरिंगा, ये देखिए कोरिंगा यहाँ पूछा गया, क्या पूछा गया, गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। तो गोदावरी नदी कहाँ बहती है, ये देखिए गोदावरी नदी, ईस्ट गोदावरी यहीं बहती है ना आंध्र प्रदेश में। तो वहीं पर एक स्थान है कोरिंगा, वहाँ पर जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उसके बाद कृष्णा नदी पर पाए जाते हैं, कृष्णा नदी मतलब कृष्णा स्थान है, वहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में पुलिकट स्थान है, काजूबेली स्थान है, और पिचम्बरम है, फिर कौन सा है, मुथुपेट है, रामनाथ है, ठीक है। ये तमिलनाडु में हो गया। केरला की बात करें तो वेम्बनाड में पाए जाते हैं ये। उसके बाद कन्नूर में पाए जाते हैं, जो कि नॉर्थ केरला का स्थान है। अब उसकी बात करें तो कर्नाटका में जो मैंगलोर फॉरेस्ट डिवीजन है वहाँ पर पाए जाते हैं, और कोंडापुर है वहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिण कन्नड़ा जो स्थान है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, और जो करवार का क्षेत्र वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ये गोवा का क्षेत्र है, गोवा में पाए जाते हैं, और मालवन में पाए जाते हैं। देवगढ़ विजय दुर्ग में पाए जाते हैं। ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, महाराष्ट्र स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये जितना भी एरिया है ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। वैतारा का है, और क्या है, मुंबई दीवा का है, वसाई का है, और बिकरोली का है, कुंदालिका का है, श्रीवर्धन का है, और क्या है, वेलदूर है, अचरा रत्नागिरी है, और देवगढ़ का है, ठीक है। देवगढ़ विजयदुर्ग और मालवन, ठीक, ये सभी कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है। गुजरात की बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, खंबात की खाड़ी में पाए जाते हैं, और दमस उभात में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, इनको जो है आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये देखिए 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक। और ये तो खैर रिपोर्ट पुरानी हो गई है, ये आपको याद नहीं रखना है। IFSR जो 2023 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और भारत में मैंग्रोव संरक्षण के लिए क्या लाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 ईस्वी में, और तटीय क्षेत्र विनोमों द्वारा ये क्या है, संरक्षित है, ठीक है। उसके बाद सुंदरवन जो है यूनेस्को विश्व धरोहर और विश्व की सबसे बड़ी एकल मैंग्रोव पट्टी है, इसको भी याद रखना है, ठीक। सुंदरवन विश्व का पहला मैंग्रोव वन है, जिसमें सबसे पहले 1892 ईस्वी में वैज्ञानिक प्रबंधन के अधीन लाया गया था। मतलब इसको जो है वैज्ञानिक प्रबंधन के अधीन लाया गया था, यह सुंदरवन ऐसा पहला मैंग्रोव वन है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, मतलब वन के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो देखिए जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 के अनुसार, उसको जो है वनों को हमने निम्नलिखित रूप से संरक्षित किया है, मतलब वर्गीकृत किया है। तो पहला सा है संरक्षित वन, ठीक, जिसको हम कंजर्व करके रखते हैं, वो हो गया संरक्षित वन। फिर दूसरा है राष्ट्रीय वन, तीसरा है ग्राम वन, और चौथा है वृक्षभूमि। तो इसमें से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जो है वन नीति के अंतर्गत वन का भाग नहीं है, ठीक है। वन राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान को हम जो है वन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, ठीक। तो कौन कौन से हैं, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्षभूमि। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार, ये देखिए पुरानी रिपोर्ट है, अगेन 2015 की ISFR की। आपको जो अभी पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, ISFR 2023 पढ़ना है। मैं इस रिपोर्ट को कराऊंगा, इसी चैनल पे करा दूंगा बाद में वीडियो बनाकर। फिलहाल अगर आपको पढ़ने से कहीं से भी पढ़ने को मिल रही है, आप पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। तो जो ISFR है इस 2023 की स्थिति के अनुसार जो बनावट है वो कुल कितना है, 21.76% है, और कुल बनावट एवं वृक्षावरण की बात करें तो ये 25.17% है। अच्छा, बनावट क्या हो गया, जो बनावट है और जो वृक्षावरण है इसमें अंतर क्या होता है, ये दो शब्द आपको मिलेंगे जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तब। तो जो बनावट है और जो वृक्षावरण है इसमें मुख्य अंतर होता है दोस्तों कैनोपी का। किसका होता है, कैनोपी का, ठीक। कैनोपी का मतलब है जो छत्र घनत्व है, छत्र घनत्व, ठीक। ये इस प्रकार का जो पेड़ बनेगा ना, पौधा बनेगा, ठीक है। तो ये जिस पे ज़्यादा होगी, ये जो एरिया जितना ज़्यादा है इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं, कैनोपी, ठीक है। छत्र घनत्व बोलते हैं। जिसका जितना ज़्यादा होगा उसको हम रखेंगे बनावट की श्रेणी में, और जिसका जितना कम होगा उसको हम रखते हैं वृक्षावरण की श्रेणी में। इसकी एग्जैक्ट कुछ डेटा है, ठीक है, लगभग 17% के आसपास का अगर ज़्यादा है इससे तो फिर बनावट के अंतर्गत आता है, और इससे कम है तो वृक्षावरण के अंतर्गत आता है। ऐसा ही कुछ है, वो डाटा एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट इतना ध्यान रखना कैनोपी से संबंधित होते हैं वृक्षावरण और बनावरण और वृक्षावरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है। तो सर्वाधिक प्रतिशत जो वन है वो पाया जाता है मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में अगर प्रतिशत के अनुसार पूछा जाए सर्वाधिक तो फिर कहाँ हो जाएगा, मिजोरम में, ठीक। और किसकी बात कर रहा है, वन की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखना, वृक्ष अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। ये देखिए भारत वन स्थिति 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है, मिजोरम में जो है वन है प्रतिशत के अनुसार, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, तीसरे नंबर पे जो है मेघालय आता है, और चौथे नंबर पे क्या आएगा, मणिपुर आएगा, ठीक। ये क्रम से भी आपको लगाने से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर जो है
वृक्षारोपण में व्यस्तता रखता है, तो वृक्षारोपण में व्यस्तता रखने वाला जो नगर है वो है वालपराई, तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। अब जो है 5 कर दिया, पहले कितना था? 20 था, तो 20 से घटाकर 5 कर दिया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य जो है पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, ये भी था, ठीक है, और जो वन प्रबंधन में जन सामुदायिक की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ये भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना और देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, ये जो है मुख्य उद्देश्य नहीं थे दोस्तों, ये दोनों जो है मुख्य उद्देश्य नहीं थे, ये ध्यान रखना है। मुख्य उद्देश्य कौन थे? पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना और वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ठीक। आंसर पढ़ते हैं इसका। देखिए, पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, और ये किसमें है? मुख्य उद्देश्यों में शामिल है, ध्यान रखना, ठीक। और अगर हम बात करें सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना और देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, ये कौन सी नीतियों में शामिल है? राजनीतिक नीतियों में शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आने के चांस है, बेशक 2001 का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय वन नीति है, ठीक है, कब लाई गई थी? 1980 के आसपास लाई गई थी, ठीक। तो ये तो चेंज होगी नहीं, इसके अंतर्गत जो शब्द लिखे हैं वो तो चेंज होंगे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। तो वनों का उच्चतम प्रतिशत अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, मिजोरम में मिलता है भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। मिजोरम में कितना है? लगभग 84% के आसपास है, सबसे ज़्यादा है, ठीक। अगेन देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR जो 2023 आई है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, क्वेश्चन बनने के चांस है, ठीक है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार जो है 21.76% कैसा है? वन आच्छादित है, ठीक है, वन से घिरा हुआ है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है हर 2 साल पे निकाली जाती है, ध्यान रखना, हर 2 साल पे निकाली जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है देहरादून। एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, अगेन 2019 की पूछी गई है, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सी आ गई है? 2023 आ गई है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो अगर 2019 की रिपोर्ट के आधार पर देखें तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा जनजातीय जिलों की संख्या है, ठीक। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार जो IFSR रिपोर्ट आई है, इसमें ऐसा कोई विभाजन नहीं किया गया है जिससे कि जनजातीय जिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है ऐसा पता चल सके, ठीक है। ये 2019 और 2021 में ही ऐसा विभाजन किया गया था और उस आधार पर हम पता लगा पाए थे कि नागालैंड में सर्वाधिक जिलों की संख्या है। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये देखिए 2021 में क्वेश्चन मतलब पेपर बना और 2021 में पूछ लिया 2021 की रिपोर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17, ठीक। तो अगर हम अभी वर्तमान की बात करें 2023 की जो रिपोर्ट है उसका भी आंसर 17 ही रहेगा, क्योंकि देश के 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में क्या आच्छादित है? वन आच्छादित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। गलत, ये जो केवल शब्द है ना, और जंगली जानवर, भाई जब संरक्षण अधिनियम बनाया जाएगा तो उसमें केवल जंगली जानवरों को ही क्यों हम जो है संरक्षण देंगे? दूसरे जानवर होंगे उनको भी हम संरक्षण दे सकते हैं ना, तो ये कथन कैसा हो गया? गलत। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथों का संरक्षण करना है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। तो ये देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था, इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है बस 1992 में लाया था, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व, ठीक है। इन्हीं को हम बोल देते हैं अभ्यारण्य या जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना आरंभ कर दिया है? ये दोस्तों 2014 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम ऐसा करने वाला जो टाइगर रिजर्व था वो था बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। उस टाइम जो है कर्नाटक ने ड्रोन से जो प्रबंधन है वन्यजीव का राष्ट्रीय उद्यान में, उसको जो है देखना स्टार्ट कर दिया था ड्रोन से। लेकिन आजकल जो ऐसी प्रणाली है ये लगभग हर राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये पहली बार उस टाइम हुआ था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूपगढ़ चोटी राष्ट्रीय उद्यानों में किस में स्थित है? तो जो धूपगढ़ चोटी है वो दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ऊंची चोटी है और ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पंचमढ़ी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि यूनेस्को ने जो है कौन से राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया है। ये 2016 के आसपास क्वेश्चन बना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 2016 में ही इसको जो है यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल किया था। ये सिक्किम के कंचनजंगा या खांगचेंगजोंगा, ये उसका दूसरा नाम है, खांगचेंगजोंगा, ठीक, उसको जो है राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया था। अब हमें जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ दिए गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरी तरफ स्टेट दिए गए हैं, कौन सा कहाँ पर पाया जाता है ये मिलान करना है। तो देखिए जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है, तो ए का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा यहाँ और यहाँ दिया गया है। और जो दिहांग दिवांग है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, बी का तीसरा हो जाएगा, तो बी का तीसरा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए सिमलीपाल जो है उड़ीसा में पाया जाता है, दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में, नो क्रीक मेघालय में पाया जाता है, और जो कोल्ड डेजर्ट है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, आप लोग जो है उत्तराखंड से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कोल्ड डेजर्ट हमेशा हिमाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिहार और एक तरफ स्थान दिए गए हैं, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो जो समस्तपुर पश्चिमी बिहार है वो रायबरेली में है, एकदम सही है। जो नवाबगंज है वो इलाहाबाद में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये है उन्नाव में, ठीक है। ये आपका यूपी जीके से क्वेश्चन बन के आया है, ठीक। और जो बखीरा है वो संत कबीरनगर में है, जो सांडी है वो कहाँ पे है, हरदोई में है, ठीक। ये पश्चिमी बिहार है और ये क्या थे, स्थान थे। तो नवाबगंज जो पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ है, उन्नाव जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में है। बेतला जो है झारखंड में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, और गंगावल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान एक बार रिवाइज करके जरूर जाने आप सभी को। अभी हाल ही में 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है बाई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये कहाँ पर घोषित किया गया है बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये जो है मैं हिंट दे रहा हूँ, उड़ीसा के अंदर हुआ है। इसका नाम क्या है वो आप मुझे बताइए कमेंट में, ठीक, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। अगेन तो जो इटांकी है वो जो है कहाँ पाया जाता है, वो नागालैंड में है, ठीक है। और जो बेतला है वो झारखंड में है। तो ए का कौन सा हो गया, तीसरा, बी का हो गया पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक। जो इटांकी है वो नागालैंड में पाया जाता है, बेतला झारखंड में है, सिरोही मणिपुर में है, और जो गुइंदी है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। अगेन अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो साइलेंट वैली सबसे पहले आया था, या जिम कॉर्बेट आया था, या फिर यहाँ दिए गया काजीरंगा, या फिर कान्हा। तो हम सबको पता है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जिम कॉर्बेट आएगा। तो जिम कॉर्बेट कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। ऑप्शन में देखेंगे तो जिम कॉर्बेट दूसरे नंबर का ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो एग्जामिनर है वो इतना ही आपसे जानना चाह रहा था कि इन सब में से सबसे पुराना कौन सा है। अगर आपको पता है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए जिम कॉर्बेट जो है 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, कान्हा की 1955 में हुई थी, वहीं काजीरंगा 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। साइलेंट वैली जो है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला कथन है, राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। एकदम सही बात है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, लगभग 11 संख्या है इनकी, ठीक है। और वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोनों ही कथन सही है, ठीक है। सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो मध्य प्रदेश में है, 11 जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वहीं वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या 96, ठीक है, 96 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का ओशिनिक नेशनल पार्क स्थित है, ये कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। ओशिनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जो है अमनगढ़ स्थित नहीं है, बांधवगढ़, संजय दुबरी और कान्हा ये सभी के सभी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, टाइगर रिजर्व है ये। टाइगर रिजर्व की सूची भी आपको एक बार दोहरा लेनी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का जो बफर क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, लेकिन ये पूर्णतः कहाँ आता है, तो उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित बाघ अभयारण्य है, ठीक है, ध्यान रखना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ जो है पश्चिमी बिहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिला दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सबको जो है मिलाना है। इसका सीधे आंसर देखते हैं। जो नवाबगंज है, नवाबगंज पश्चिमी बिहार, इसको हम शहीद चंद्रशेखर
आज़ाद पक्षी विहार भी बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार जो है गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जो है गोंडा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, याद रखना है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में है? तो ये जो है पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैसा है? गलत है। 2017 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था। यह 1991 में शुरू किया गया था, एकदम सही है। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, एकदम सही है। जो मानव और वन्यजीव संघर्ष है उसको कम करने के लिए ये प्रयास करता है। अगला कथन है यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। बिल्कुल, ये जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था दोस्तों। स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इनमें जो है अंतर पाया जाता है, ध्यान रखना है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होंगी उनमें हमेशा केंद्र और राज्य आपस में मिलकर जो है खर्चा वहन करेंगे, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, ये सेक्टर, ये जो है केवल और केवल केंद्र द्वारा पूरी तरह से पैसा लगाया जाएगा इसमें, या केंद्र द्वारा पूरा खर्चे का वहन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है आपके इकोनॉमिक्स में टर्म आते हैं, मतलब इकोनॉमी के अंतर्गत ऐसे चीज़ें आती हैं, उनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, जो हाथी परियोजना है उसका शुभारंभ जो है 1992 में किया गया था। हाथियों और उनके आवास और घरयालों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। मानव पशु विरोध की समस्याओं को टैकल करना भी इसका जो है उद्देश्य था। पालतू हाथियों का कल्याण करना भी इसका उद्देश्य था। अब हम लोग पढ़ेंगे वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इस सब में से हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। डीजल जलेगा तो जब सबसे ज़्यादा प्रदूषण होगा, कोयला से भी होगा और केरोसिन से भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन जलती है तो ये जो है जल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? जल का निर्माण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा। ये जो है प्रश्न काल में जब पूछा गया तब इसका आंसर था, लेकिन वर्तमान की बात करें अगर करंट में, तो 28 फरवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता के आधार पर सौर ऊर्जा का जो हिस्सा है वो कितना है? 21% है। और जल विद्युत ऊर्जा का दूसरे नंबर पर स्थान आता है। वायु या पवन ऊर्जा का हिस्सा जो है तीसरे नंबर पर आता है। परमाणु ऊर्जा जो है अंत में आती है। तो ये क्रम से लगे हुए हैं, इनको ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो जो प्राथमिक ऊर्जा है वो ज्वारीय शक्ति से प्राप्त नहीं होती है, ये जो है कथन गलत है। वाणिज्यिक ऊर्जा जो है तेल और गैस ऊर्जा भी तेल और गैस से प्राप्त होती है। जो गैर वाणिज्यिक है उसे जानवरों का गोबर है वहाँ से प्राप्त होती है, और जो गैर पारंपरिक है वो सौर ऊर्जा है। जो प्राथमिक ऊर्जा है वो ज्वारीय शक्ति की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, ये कथन कैसा हो जाएगा? गलत। तो प्राथमिक ऊर्जा किसी भी मानव निर्मित रूपांतरण या परिवर्तन से पहले प्राकृतिक संसाधनों में सन्निहित ऊर्जा है। ठीक है, जैसे कोयला है, कच्चा तेल है, धूप है, हवा है, बहती नदियाँ हैं, वनस्पति और यूरेनियम शामिल है। ये ध्यान रखना है, प्राथमिक ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये जो है इसका आंसर हो जाएगा दमन और दीव। ठीक है, तो मार्च 2018 के पहले दीव जो है पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। और एक फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि 26 जनवरी 2020 से ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया था। किसे किसे? दमन और दीव को, और दादर और नागर हवेली को। कौन से संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था? तो 106वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था। इन दोनों का विलय करके अब एक ही जो है यूटी बना दी गई है, जिसको हम बोलते हैं दादर और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव। निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? तो हरित ईंधन का स्रोत कौन सा है? ये जितने भी दिए गए ये सभी हरित ईंधन के स्रोत हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन ही गलत बना है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। एथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है हरित ईंधन के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना है, मैथेनॉल और एथेनॉल में अंतर आपको ध्यान रखना है। एक होता है मैथेनॉल, मैथेनॉल जो है डीजल वीजल और जो पेट्रोल वगैरह है उससे संबंधित है ये, जबकि एथेनॉल जो है इसको एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये जो है एथेनॉल किसी शर्करा युक्त पदार्थ अर्थात शक्कर, सोरा, महुए का फल, ठीक है, स्टार्च में पदार्थों से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक, पाइन है, करंज है, फर्न है, इन सभी का अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं तो इससे जो है हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गन्ने से भी बायो एथेनॉल की प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए आप जब पढ़ते होंगे E20, तो ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एथेनॉल।
ई का मतलब क्या होता है एथेनॉल, और 20 का मतलब क्या है उसमें जो है 20% हमने एथेनॉल ब्लेंड की है, ठीक है ना। तो आपने खूब पढ़ा होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग शब्द जो है पहले बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि गन्ने से जो है जो बायोडीजल बनाया जाता था उसको जो है परंपरागत रूप से जो हम उपयोग करते चले आ रहे हैं डीजल, उसमें जो है मिलाया जाता था लगभग 20% के आसपास। आजकल ये कितना चल रहा है, लगभग 30% के आसपास जो है चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गन्ने से भी बायोडीजल की बायो एथेनॉल की प्राप्त होती है और इसे जो है ईंधन के रूप में प्रयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो हमेशा एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत केवल और केवल कौन है, सूर्य है। सूर्य से ही बाकी सभी काम संपन्न होते हैं। इनमें संचित ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, सूर्य है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, कौन कौन से हैं, जैसे कोयला है और ये पेट्रोलियम है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में, ठीक, पॉल्यूशन। क्वेश्चन है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब लागू किया गया था, ये पूछ रहा है, ठीक। वाटर एक्ट आया कब था, 1970 में आया था, ध्यान रखना है, ठीक। और इसको लागू किया गया था 1978 में। ये क्वेश्चन ही गलत बना है, यहाँ पर मतलब ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं। तो लागू किया गया था 1978 में, आया था 1977 में, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको इससे ही एक चीज़ और याद रखनी है, जो वाटर एक्ट है इससे जो है एक बॉडी का निर्माण किया गया था, उसका नाम है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इससे जो है इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी CPCB की। लेकिन अगर आपको पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, CPCB को शक्तियाँ कौन से अधिनियम से मिली थी, इसको जो है शक्तियाँ कौन से अधिनियम द्वारा मिली थी, तो आंसर हो जाएगा आपका एयर एक्ट, ठीक है ना। जो वायु का अधिनियम है एयर एक्ट, उससे मिली थी, ठीक। ये कब आया था, 1984 में आया था। आई थिंक मुझे ये जो है वायु अधिनियम का डेट जो वर्ष है वो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन ये मुझे क्लियर है कि जो एयर एक्ट है वायु अधिनियम है उससे CPCB को क्या मिली थी, शक्तियाँ मिली थी, ठीक है। जो वर्ष है इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण जो है किससे मापा जाता है, तो इसका आंसर देखते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उससे जो है हम नदी का जल प्रदूषण मापते हैं। अगर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अधिक है, इसका मतलब है नदी का जल अच्छा है, और घुली हुई मात्रा कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो जल कैसा हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसका मतलब है जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो अपशिष्ट होते हैं इनको अपघटित होने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसका मतलब है कि जो जल है उसमें जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसका ये क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और जब ये उपयोग करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो इससे जो है जल कैसा होने लगेगा, दूषित होने लगेगा। ध्यान रखना है, जल कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, ठीक। तो BOD का अधिक होना ये क्या दर्शाता है, जल के संक्रमित होने की दशा को दर्शाता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक। कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर भी बढ़ जाती है और इसीलिए O2 का उपयोग इसके साथ साथ कैसा होता है, बढ़ जाता है। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। भाई अगर कार्बनिक अपशिष्ट जो है अपघटित होंगे तो उनको ऑक्सीजन चाहिए रहेगी, और जब वो ऑक्सीजन लेंगे नदी के जल से तो जाहिर सी बात है नदी के जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और इसी के चलते उसमें ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी, ठीक। तो ऑक्सीजन की मांग बढ़ना अपशिष्ट की मात्रा से कैसा है, सीधा संबंध है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, BOD कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है एशियाई भूरा बादल, एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैला था। ये कहाँ फैला था, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया, ठीक है। दक्षिण एशिया में फैला था, 2003 के आसपास का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है ये, इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है, इसको ध्यान रखना है। ये कलरलेस होती है और हाईली पॉइजनस होती है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है। सर्वाधिक हानिकारक अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन में जुड़ जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है और इस परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है जो कि रंगहीन गैस होती है, ठीक है। इसको जो है अधूरा अगर प्रज्वलन होगा तो वहाँ से रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। और अभी आपको बता ही चुका हूँ कि ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि जो ऑक्सीजन है ऊतकों तक नहीं पहुँच पाता है और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। तो अम्ल वृष्टि का कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड
और क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, NO2 या NO3 टाइप के बनाते हैं, ठीक। अम्ल वृष्टि का कारण बनते हैं ये दोनों, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SO2। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनेट MIC रिसाव की घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1984 में, 3 दिसंबर 1984, ठीक। क्या नाम है गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसका नाम था। अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। धातु प्रदूषक पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। लेड क्या है, धातु है। लेड के कारण जो है केंद्रीय तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क और पाचन तंत्र इत्यादि क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, सॉरी, मतलब अगर हम नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो निम्न में से कौन सी घटना घटती है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रदूषण। ऊष्मीय प्रदूषण होता है, क्यों होता है नाभिकीय ऊर्जा से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो नाभिकीय ऊर्जा है दोस्तों, उसमें हम यूरेनियम फ्यूल का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम फ्यूल का प्रयोग करते हैं। और इस फ्यूल का प्रयोग करने से जो संयंत्र है, नाभिकीय संयंत्र, वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है गर्म। और उसको ठंडा करने के लिए जो मॉडरेटर के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसको हम जो है जल का प्रयोग करते हैं उसमें। वो जल जो है पुनः वापस जो है वही पानी अन्य स्रोतों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जब इस गर्म पानी को हम बाहर छोड़ेंगे, ठीक, इस गर्म पानी को अगर हम बाहर छोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें प्रदूषण बढ़ेगा, बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक। ये देखिए लिखा है कि नदी एवं तालाबों के जल का प्रयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है, और यही कारण है कि गर्म जल से जो है जल के ताप में हानिकारक वृद्धि होती है, और इसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रदूषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण अर्थात जो जैविक रूप से अपघटित हो जाए। तो जैविक रूप से अपघटित, इनमें से प्लास्टिक नहीं होगा, पॉलीथीन नहीं होगा, मरकरी भी नहीं होगा, रबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। विविध के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। मतलब जो वन क्षेत्र का ह्रास है वो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ है, और ऐसा कह रहा है कि ये क्या प्रत्यक्ष संबंध रखता है। बिल्कुल सही बात है। अगर जैसे जैसे भारत की जनसंख्या वृद्धि होगी वैसे वैसे जो है हम लोग वनों का नाश करते जा रहे हैं और वहाँ पर मानव गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। तो इसका ये जो कथन है वो सही है। वन क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक ही संबंध होता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी वैसे वैसे वनों का नाश किया जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा लूप होल हो गया, ये नेगेटिव लूप होल हो गया, ठीक है, नेगेटिव लूप होल बन जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो जैव डीजल पौधा जो है जेट्रोफा है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। जेट्रोफा जो है बायोडीजल की एक फसल है, और यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें लगभग 27 से 40% तक क्या होता है, तेल होता है। और इस तेल का प्रयोग जो है डीजल इंजनों में करके हम बायोडीजल बना सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में भारत का स्थापित क्या है, एक अनुसंधान केंद्र है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। इसकी स्थापना 1983 से 84 के बीच की गई थी। मैत्री की जो स्थापना है वो 1988 और 89 के बीच की गई थी। वहीं जो तृतीय अनुसंधान केंद्र है भारतीय, इसकी स्थापना 1912 में की गई थी, ठीक। ये तीनों ही कहाँ पर है, भारत के शोध केंद्र है, ये अंटार्कटिका में स्थित हैं। एजेंडा 21 किसे संबंधित, रियो कन्वेंशन वाला टॉपिक समझाया है, ठीक है, उसी से संबंधित है ये सब। कहाँ कब हुआ था, 1992 में हुआ था ये। तो एजेंडा 21 जो है सतत विकास से संबंधित है, ठीक। और ये कैसा है, गैर बाध्यकारी है, ध्यान रखना, लीगल बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रोजेक्ट हाथी, फिर दिया है जैव विविधता अधिनियम, फिर दिया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए जो प्रोजेक्ट हाथी है वो 1992 में लाया गया था। जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में लाया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में लाया गया था, और ये जो है 1973 में लाया गया था। अब आप मिला लीजिए इसे, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएंगे, ठीक सारे। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखना है, जो टाइलर पुरस्कार है उसको जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और यह वर्ष 2022 का यह पुरस्कार किसे दिया गया था? ब्रिटिश चिकित्सक थे सर एंडी हैंस, उन्हें दिया गया था। मानव स्वास्थ्य पर प्राकृतिक पर्यावरणों के परिवर्तनों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इसे प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? तो ये जो है दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में की गई थी। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक
विकास बोर्ड NAEV की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 1992 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत सरकार द्वारा NGT की स्थापना कब की थी? 2010 में की गई थी NGT की स्थापना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हरिकेन ने सन 2012 में USA के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडी। सैंडी नामक जो हरिकेन आया था उसने जो है USA के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को प्रभावित किया था। अच्छा जी, हरिकेन है, ये है क्या? ये हरिकेन जो है एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये। ठीक, इसको जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिलीविली नाम से जानते हैं, भारत में चक्रवात कहा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताइए टाइफून जो है इसको कहाँ बोला जाता है? टाइफून कौन सा देश बोलता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? मतलब वायु प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो जैविक सूचना देता है, ऐसा कौन सा पौधा है? तो वो आ जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। लाइकेन और मॉस ये दोनों ही वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण जैविक सूचक हैं। वातावरण में वायु प्रदूषण या विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं जो पेड़ों के तने एवं चट्टानों पर पाए जाते हैं। वहीं जो मॉस है वो ब्रायोफाइटा समूह का सदस्य है। यह जो है चट्टानों एवं पेड़ों की सतहों पर पाया जाता है। और वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है तब भी मॉस जो है समाप्त या कम होने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 के जनवरी माह में कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडलीय प्रदूषण। ये 2012 के आसपास, मतलब 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, पुराना है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो है उत्तर भारत में असाधारण ठंड पड़ी थी, कब? वर्ष 2012 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो जो है आर्गीमोन के बीज को प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्गीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्गीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाती है। क्या है? एक पोस्ते की प्रजाति है ये। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से कौन सी बीमारी हो सकती है? ड्रॉप्सी नामक बीमारी फैल सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का आकार 2 माइक्रोन से कम है, ये ध्यान रखना, 2 माइक्रोन से कम है, वो जो है वर्षा के द्वारा वायुमंडल में स्वच्छ नहीं किए जा सकते, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो एक तरफ क्या दिया गया? मिशन दिया गया है, दूसरी तरफ प्रारंभ करने का वर्ष दिया गया है। तो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा जो है इन्हें कब लाया गया था? ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था NPCC, NAPC और C, इसके अंतर्गत नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये उसी के अंतर्गत लाए गए सारे के सारे मिशन हैं। 2008 में ये जो है मिशनों की घोषणा हुई थी। और अब देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 2009। जो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन है ये 2009 में लाया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन है 2011 में लाया गया था। राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण मिशन जो है 2014 में लाया गया था। वहीं राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है 2008 में लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। NAPCC का शुभारंभ किया गया था कब? 2008 में किया गया था। इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है वर्ष दिया गया है, कब जो है लाया गया था, उसके साथ मिलान करना है। तो जो वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में ही लाया गया था, एकदम सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। और जो वायु प्रदूषण अधिनियम है वो जो है 1981 में लाया गया था। अच्छा, मैंने बताया था अभी आपको एयर एक्ट के बारे में, अभी मैं आपको ऊपर बता के आ रहा था, वो जो है मैंने 1984 बताया था, मुझे याद आ गया। मैंने कहा था इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, वो यहाँ से क्रॉस वेरीफाई हो गया है। ये जो है 1981 में लाया गया था। ठीक है, 1981 में। और जो जल प्रदूषण अधिनियम है ये कब लाया गया था? 1974 में लाया गया था। मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बताया था कि जल प्रदूषण अधिनियम के तहत CPCB का निर्माण किया गया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का निर्माण किया गया था। वहीं इसको पावर जो है कौन से एक्ट के थ्रू प्राप्त हुई थी? तो पावर जो है वायु अधिनियम 1981 के तहत इसे दी गई थी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये सारे दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 1, 2 सीध में जो है मिले हुए थे। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण अधिनियम 1974। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। ये कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न देशों में से
कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिएरा लियोन। सिएरा लियोन जो है प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क। एरिड अंग्रेजी का वर्ड है ये, ठीक है। एरिड का मतलब क्या है? शुष्क। तो हम ये बोल सकते हैं कि केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में राजस्थान में स्थित है ये। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है, वेटलैंड के कंजर्वेशन से संबंधित है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 को हुआ था रामसर में, और ये कहाँ पर पाया जाता है? ईरान का एक शहर है, ठीक है, ईरान में पाया जाता है। और जो है हर साल हम 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो भारत के किसी राज्य में स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देखते हैं बी, अर्थात जो ये दिया गया है पॉइंट कैलीमरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, ये क्या है? भारत के किसी राज्य में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। और जो बाकी ये होकेरा आर्द्रभूमि है और जो सो मुरीदी झील है, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं यूटी में, और यूटी कौन सा है? वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आंसर देखिए, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन जो भूमि होती है उसे हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि कह देते हैं, ठीक है। ये उथले पानी से ढकी होती है। इसमें जो है होकेरा आर्द्रभूमि और बुलर झील जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। वहीं जो सो मोरोरी झील है वो कहाँ पाई जाती है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉइंट कैलीमरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और पूछा क्या गया था? राज्य ही पूछा गया था, कौन से राज्य में कौन सी रामसर आर्द्रभूमि स्थित है। तो रामसर आर्द्रभूमि जी एक बार जो है रिवाइज कर लेना, जहाँ जहाँ भी हैं नक्शे में देख लेना। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसीन युग में जो है हिमानीकृत हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत एवं एशिया का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? तो इसका आंसर पटना। 2017 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था ये। NDRC की स्थापना कहाँ की गई है? पटना में, गंगा नदी के तट पर। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो फसल चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फसल चक्र से जो है उत्पादन में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, ये भी सही बात है। और मृदा का कटाव भी कम होता है, ये सही बात है। ये तीनों ही कथन कैसे हैं? सही है। अगला क्वेश्चन, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो है प्रतिपादन F.E. क्लीमेंट्स ने किया था दोस्तों। और इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है, जबकि अन्य जो समुदाय होते हैं उसकी ओर विकसित हो रहे हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। मतलब एक जो है कोई क्षेत्र है वहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो समुदाय कैसा होगा? उच्च समुदाय होगा, ठीक है। उच्च समुदाय का मतलब है उच्चतम विकसित। और जो अन्य समुदाय होंगे छोटे छोटे वो इसी पर निर्भर हो रहे होंगे, ठीक है। तो वो भी विकसित हो रहे होंगे इसी उच्च समुदाय पर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत बोलते हैं, ठीक। इस प्रकार जो है आपके सारे PYQ खत्म हुए, किससे संबंधित? एनवायरनमेंट से संबंधित, ठीक है। अब मेरी आपसे एक जो है निवेदन है वो ये कि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जो आपके और फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हों, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो देखो वॉइस का ऐसा है यार कि मेरे पास अभी कोई सेटअप नहीं है, ठीक है। मैं चीज़ों को आपको केवल कंटेंट की क्वालिटी को देखकर जो है डिलीवर कर रहा हूँ, है ना। वीडियो की क्वालिटी वगैरह ये सब चीज़ें मैं बाद में देखूंगा जब मेरे पास संसाधन की उपलब्धता हो जाएगी। तो अभी आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और इसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो है ईयरफोन लगाएंगे अब, ठीक है। आप जो है ईयरफोन से चीज़ों को देखिए, सुनिए, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी, ठीक है। यही था। तो अब हम लोग जो है मिलेंगे एक नई वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।